एक नवाब की पुरइसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती, मोहब्बत और नफ़रत के तसादुम, नेकी और बदी की कशमकश की दास्तान। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी। एक नवाब की पुरइसरार तिलस्मी दुनिया की आप बीती। वो आ गई, शायद मैंने गलत कहा है, वो नहीं आई थी, मैं उसके पास गया था। मैंने शायद ये भी ठीक नहीं कहा। 2 साल से कुछ ज़्यादा ही अरसा हो गया है जब उससे पहली मुलाकात हुई थी। फिर हमारी मुलाकातें होती ही रहीं। आप ये सुनकर ज़रूर हैरान होंगे कि मुझे ये भी मालूम नहीं कि वो आई थी या मैं उसके पास गया था। हैरान होने की कोई वजह नहीं। मेरा दिमाग मेरा नहीं रहा, मेरा दिल मेरा नहीं रहा, मैं खुद अपना नहीं रहा। मैं उसकी ज़ात में तहलील हो चुका हूँ। मेरे वजूद में अगर रूह है तो ये उसकी है। अगर मेरा वजूद रूह से खाली है तो मेरी रूह उसके वजूद में चली गई है। यही वजह है कि मैं बता नहीं सकता कि वो मेरे पास आई थी या मैं उसके पास गया था। अगर आप ये समझते हैं कि मैं इश्क व मोहब्बत की कोई फिल्मी या अफसानवी दास्तान सुनाने लगा हूँ तो मुझे इजाज़त दें दोस्तों, मैं आपको मायूस कर दूँ। अगर आप मायूस नहीं होना चाहते तो फिर गौर से, मुकम्मल इन्हमाक से और यकसुई से मेरी आप बीती सुने, खुद भी सोचें और फिर मुझे भी कुछ बताएं। मैंने 3-4 कहानियां सुन रखी थी और ऐसी एक पागल और मजदूब औरत देखी भी थी। मैंने सुना था कि लाखों में, बल्कि 20 लाखों में कोई आदमी या औरत ऐसी होती है जिसमें आप ही आप माफूकल फितरत ताकत पैदा हो जाती है। इंसान गैब की खबरें देने लगता है और ऐसे काम कर गुजरता है जो आम इंसानी ताकत और जहन के दायरे में नहीं आते। ये तो सुनी कहानियां हैं। मैं आपको एक पागल औरत के मतलब बताता हूँ जिसे मैंने खुद देखा था। मेरी उम्र उस वक़्त यही कोई 6-7 वर्ष की होगी। मालूम नहीं कि वो कहाँ से हमारे शहर में आ गई थी। गलियों में फिरती रहती, चलते चलते रुक जाती, मुंह आसमान की तरफ करके बड़े जोर से हू की आवाज निकालती। जैसे कुत्ता बाज औकात मुंह आसमान की तरफ करके बड़ी लंबी आवाज निकालता है और लोग उस आवाज को मनहूस समझते हैं। सुना था कि भेड़िए रात को जंगल में उसी तरह मुंह ऊपर करके आवाजें निकाला करते हैं। इस आवाज की वजह से लोग उस औरत को पसंद नहीं करते थे, लेकिन 2-3 ही दिनों बाद ये खबर फैल गई कि ये पगली आने वाली वक्त के हालात बताती है। लोग बेचारे अपने हालात से मजबूर उसके इर्द गिर्द जमा होने लगे। वही औरत जो मनहूस थी अब मुकद्दस बन गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि ऐसे लोगों ने भी उसकी उस ताकत को तस्लीम किया जो इस किस्म की बातों को शिर्क समझा करते थे। जो कोई उसके सामने जाता उसे देखकर ही वो एक आधी बात पीछे की और एक आधी बात आने वाले वक्त की बता देती थी। ये तो मैंने दूसरों से खैर सुना था, मैं आपको अपनी सुनाता हूँ। मैंने आपको बताया है कि मेरी उम्र उस वक्त 6 या 7 साल थी। मैं माँ बाप का एक ही बेटा था और फिर एक ही रहा। माँ मुझे सीने से ही लगाए रखती। एक रोज मेरी माँ उस पागल औरत को अपने घर ले आई। जो ही वो सहन में आई, रुक गई और उसने खड़े खड़े घूमकर मकान पर निगाह घुमाई। फिर उसने मुंह आसमान की तरफ करके
बड़े जोर से हू की आवाज निकाली। कौन लाया है इसे यहाँ? मेरे अब्बा जान की आवाज गरजी। वो कमरे से बाहर आ गए, बड़े गुस्से में बोले, उसकी ये आवाज बड़ी मनहूस है। मैं बच्चा था, डर कर अपनी मां के साथ जा लगा। बात तो बड़ी पुरानी है, लेकिन वो लम्हे अभी तक याद हैं। मेरी मां का इतना दिल का शिरंग पीला पड़ गया था। मेरे अब्बा जान डांट डपट कर रहे थे। मुझे तवक्का थी कि ये पागल औरत मेरे अब्बा जान से डरकर भाग जाएगी, लेकिन वो तो यूं सहन में इधर उधर देख रही थी, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो, और वो वहीं बैठ गई। उसने दायां बाजू उठाकर मेरे अब्बा जान की तरफ किया और उंगली का इशारा करके बोली, ये शख्स रास्ता भूल जाएगा, बिल्कुल भूल जाएगा, और फिर वो रास्ता भी जो ठीक नहीं होगा इसके पांव से नीचे निकल जाएगा। ऐसे पता चलता था जैसे वक़्त और सूरज वहीं रुक गए हों और दुनिया खामोश हो गई हो। एक सन्नाटा जिसने खौफ तारी कर दिया। मेरे अब्बा जान जहां खड़े थे वहीं खड़े रहे। उनका गुस्सा, उनकी डांट डपट धूप में रखी हुई बर्फ की तरह पिघल चुकी थी। मेरे अब्बा जान ने जेब से अठन्नी निकाली और उसकी तरफ फेंकी। अठन्नी कोई मामूली रकम नहीं थी। उस वक़्त भिखारियों को जो 1 पैसा दिया करता था उसे लोग सखी समझा करते थे। पागल औरत ने अठन्नी उठा ली और मेरे अब्बा जान की तरफ फेंक दी। बेसमझ इंसान, पगली ने मेरे अब्बा जान की तरफ देखकर कहा, पैसे से तू किस्मत को लगाम नहीं डाल सकता। पैसे ही तुझे राह से लेकर आए हैं और पैसे तुझे राह से लेकर राह करेंगे। मेरी माँ ने मुझे उठा लिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता पागल औरत की तरफ बढ़ी और उसके सामने जा बैठी। पगली का चेहरा इतना भयानक था कि मैंने बाजू अपनी माँ के गले में डाल लिए और उसके साथ चिपक गया। उसके 2 दांत उसके दूसरे दांतों से लंबे थे, जो उसके निचले होंठ पर साफ नजर आ रहे थे। ये दांत गहरे बादामी हो चुके थे। उसकी आंखें गोश्त की बोटियों की तरह सुर्ख थीं, बाल रस्सियों जैसे जिन पर मिट्टी की तह जमी हुई थी। उसके नाखून बड़े हुए। अगर चुड़ैलों का कोई वजूद था तो वो चुड़ैल थी। मेरे अब्बा जान जहां खड़े थे वहीं खड़े रहे। मेरे बच्चे को देख मेरी माँ ने पगली से कहा, इसका मुंह इधर कर। माँ ने मेरे सर पर हाथ रखकर मेरा मुंह उसकी तरफ किया। मैं बहुत ही डरा हुआ था। ये बच्चा? पगली ने आंखें फाड़कर मुझे देखा और बोली, तू इस बच्चे को कहां से लाई है? ये मेरा अपना बच्चा है, मेरी माँ ने कहा। ये तेरे पास अमानत है, पगली बोली। या तू इस घर में अमानत है? वो उठ खड़ी हुई और चल पड़ी। रुक जा, मेरी माँ ने वहीं बैठे बैठे कहा, मैं तुझे खाना खिलाऊंगी, कुछ तो बता दे, तूने क्या कहा है? मत पूछ, पगली ने रुक कर और बगैर घूमे पीछे देख कर कहा, तू कुछ नहीं देख सकेगी। जो देखेगा ये बच्चा देखेगा। मैं क्यों नहीं देख सकूंगी? माँ ने जरा घबराई हुई आवाज में पूछा। जो अंधेरे में चले जाते हैं उन्हें क्या नजर आता है? पागल औरत ने कहा, ये बच्चा तेरा नहीं, पर गम ना कर, इसका गम ना कर। ये दिलों को तड़पाएगा और खुद भी तड़पेगा। बड़ा लंबा सफर है बीबी, इसका सफर बड़ा लंबा है। उसकी आंखों में देख, पर तुझे क्या नजर आएगा? जो मैंने देखा है वो कोई नहीं देख सकता। ये जिस तरफ देखेगा मैं बता नहीं सकती उधर क्या क़यामत टूटेगी। इसकी आंखों में वो ताकत है जो हर किसी में नहीं हो सकती। जिन्नात और परियां इसके आगे सजदा करेंगे, लेकिन ये आग में से गुजर कर वहां तक पहुंचेगा। वो चली गई और हमारे घर पर सन्नाटे की सी कफियत तारी कर गई। मेरे अब्बा जान बार बार कहते थे
कि इस पगली मजदूब की बातों पर ध्यान मत दो, लेकिन मुझे आज भी याद है कि अब्बा जान की आवाज में लर्जा था। 2 साल बाद जब उस पगली को शहर के लोग भूल चुके थे, उसके वो अल्फाज जो उसने हमारे सहन में बैठकर और फिर जाते जाते कहे थे, अमली शक्ल में सामने आने लगे। मेरे अब्बा जान रास्ता भूल गए। मेरा वो सफर शुरू हो गया जिसकी रूदाद मैं आपको सुना रहा हूं। मेरी मां कुछ भी ना देख सकी, क्योंकि वो उन अंधेरों में चली गई थी जहां कुछ भी नजर नहीं आता। ये पगली मजदूब हर वक्त पेश गोइयां नहीं करती रहती थी। पेश गोइयों की कैफियत उस पर कभी कभी तारी होती थी, वरना उससे कोई बात पूछता था तो वो हाथ के इशारों से टाल देती। अगर वो ना टलता तो नंगी गालियां देने और चीखे मारने लगती। उसे शायद अपने अंजाम का इल्म था या नहीं, उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ यूं कि वो शहर की एक गली में जा रही थी। सामने से एक आदमी आ रहा था। पगली उसे देखकर उसके रास्ते में आ गई और उसे रोक लिया। उसने अपनी उंगली उस आदमी की दोनों आंखों के दरमियान रखकर पूछा, तुमने किसे कत्ल किया है? उस आदमी ने उसे हाथ से एक तरफ हटाने की कोशिश की, लेकिन पगली ने उसका गिरेबान पकड़ लिया। तुम्हारी आंखों में एक कातिल है, पगली ने यूं कहा जैसे उसने चीख मारी हो। तुम्हारी आंखों में खून है। ये हमारे शहर का मशहूर वाकया है। वो आदमी उसे धक्के दे दे कर एक तरफ कर रहा था और पगली उसका गिरेबान नहीं छोड़ रही थी। लोग इकट्ठे हो गए। पगली यही कहे जा रही थी, इसकी आंखों में खून है। उन्हीं दिनों हमारे शहर में एक आदमी शहर से बाहर खेतों में कत्ल हो गया था। पुलिस तफ्तीश कर रही थी। कातिल का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। वो जो कत्ल हो गया था वो उस आदमी के दूर पार के रिश्तेदारों में से था। पगली ने इतना शोर मचाया कि मकतूल के कुछ रिश्तेदार भी वहां तमाशा देखने पहुंच गए और ये बात थाने तक जा पहुंची। पगली को तो लोगों ने वहां से हटा दिया, लेकिन पुलिस ने उस आदमी को थाने बुला लिया। बाद लोगों को पहले ही शक था कि यह आदमी कातिल हो सकता है। तीसरे रोज यह खबर सारे शहर में फैल गई कि पागल औरत की लाश खेतों में पड़ी है, उसका गला घूंट कर मारा गया था। दूसरी खबर उसी शाम यह फैली कि पुलिस ने उस आदमी से अकबाले जुर्म करवा लिया है, जो ये था कि पहला कत्ल उसी ने किया था और उस पगली को भी उसी ने कत्ल किया है। फिर उस शहर ने भी क़यामत देखी। जिस शहर में वो मुंह आसमान की तरफ करके भेड़ियों और कुत्तों की तरह बड़ी लंबी आवाज निकाला करती थी। ये बहुत अरसे बाद हुआ। अगस्त 1947 आप सबको याद होगा। इस शहर की गलियों में मुसलमानों का इतना ज्यादा खून बहाया गया कि नालियों में खून बहने लगा था। मुसलमानों के महल्ले लाशों से अट गए थे। आग जो लगी वो कितने ही दिन लगी रही, बुझाने वाला कोई न था। खुद ही बुझ गई और मैं मुसलमानों के बच्चे जिंदा राख हो गए। मैंने आपको उस पगली की कहानी इसलिए सुनाई है कि मैं अपने अंदर कोई ताकत महसूस करने लगा था, जिसकी निशानदही उस पागल ने 7-8 वर्ष पहले की थी। मेरी उम्र 16 साल हो चुकी थी। मैं आपको सुना रहा था कि वो आ गई। वो ये पगली औरत नहीं थी, वो एक बड़ी ही हसीन लड़की थी जिसकी उम्र 20 बरस से कुछ कम थी। वो 2 सालों से मेरे पास आ रही थी, या शायद मैं उसके पास जा रहा था। मैं उसके हुस्न को बयान नहीं कर सकता। वो जो कहती हैं कि जन्नत में हूरें मिलेंगी, अगर आप जन्नत की हूर के हुस्न को तसव्वुर में ला सकते हैं तो मैं कहूँगा कि आप उस लड़की के हुस्न को बयान कर सकते हैं। आओ चलें, उसने कहा और मेरा हाथ अपने हाथ में लेने के लिए बाजू लंबा किया।
हमारी हर मुलाकात उसके इन्हीं 2 अल्फाज से शुरू होती थी। मैं उसका हाथ थाम कर उठ खड़ा हुआ और उसके साथ चल पड़ा। सब देख रहे थे और वो हमेशा हमें देखते थे। पहले पहल मैं सोचा करता कि ये लोग हमें रोकते क्यों नहीं, मुझे ये क्यों नहीं कहते कि ये पराई लड़की को अपने साथ कहाँ लिए जा रहा है। मैं जानता था कि वो मुझे कहाँ ले जा रही है। वो खेत बहुत ही सुहाने हो गए थे जिन्हें मैं हर रोज़ देखा करता था। उसके बगैर ये खेत इतने खूबसूरत नहीं लगते थे। हम आहिस्ता आहिस्ता चलते उनमें से गुजर गए। आगे हरियाली नहीं थी, पत्थरीली ज़मीन, कहीं ऊंची कहीं नीची, लेकिन ये पत्थर मुझे फूलों की तरह नजर आए। ज़मीनों आसमान पर हुस्न का अजीब सा तासुर छा गया। सिकंदर, उसने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरे पास ही क्यों नहीं आ जाते? आ नहीं सकता मीना, मैंने जवाब दिया, और मैं ये बात तुम्हें कई बार कह चुका हूं। वो हंस पड़ी। उसकी हंसी वैसी ही थी जैसे शायर और अफसाना नवीस जलतरंग कहा करते हैं। तुम्हें आखिर मेरे पास ही आना है, मीना ने कहा, और उसने मेरा एक हाथ अपने हाथ में ले लिया। मीना, मैं रुक कर मैंने उससे पूछा, कभी कभी मुझे तुमसे डर सा आता है, ऐसा क्यों है? अपने आप में मर्दानगी पैदा करो ना, मीना ने कहा। मुझे एक शक है कि तुम आईने में अपना चेहरा देखते होगे तो समझते होगे कि यह किसी बड़ी खूबसूरत औरत का चेहरा है। तुम मुझसे ज़्यादा हसीन हो सिकंदर। तुम अपने आप को शायद औरत समझते हो। दिल से खौफ उतार दो। मालूम नहीं मैं अपने आप को औरत समझता था या नहीं, लेकिन हकीकत ये थी कि मुकम्मल तौर पर उसकी ज़ात में तहलील हो जाने के बावजूद मेरे दिल पर एक खौफ मौजूद रहता था। कई बार मुझे ख्याल आया कि वो इस दुनिया की मखलूक में से नहीं, ये कोई आसमानी मखलूक है। मैं उसके हाथ और पाँव भी देखा करता। सुना था कि चुड़ैलों के हाथ और पाँव उल्टे होते हैं। मैंने ये भी सुना था कि कोई चुड़ैल किसी इंसान पर आशिक हो जाए तो बड़ी खूबसूरत औरत के रूप में आ जाती है, लेकिन उसके हाथ पांव तो सीधे थे। अजीब बात यह है कि मुझे लोगों से डरना चाहिए था, या मुझे उन लोगों का खौफ होना चाहिए था जिनकी ये बेटी थी। लेकिन उन लोगों के लिए मैं पूरी तरह दिलेर था। मैं डरता उस लड़की से था जिसका नाम मीना था। उस रोज वो मुझे नदी की तरफ ले गई। नदी के किनारे हरे भरे पेड़ पौधे थे, बाज पौधे फूलों वाले भी थे। एक जगह से नदी मुड़ती थी और वहां कुछ गहरी भी हो जाती थी। मीना ने मुझे अपनी तरफ खींचते हुए नदी की तरफ इशारा किया कि इधर देखो। मैंने आगे होकर झुककर देखा। नदी का पानी शिफाफ था। पहले तो मुझे छोटी छोटी चंद एक मछलियां इधर उधर फुदकती हुई नजर आईं। उन्हें देखते देखते मेरी नज़र नीचे गई तो वहां तह में एक आदमी मरा पड़ा था। वो बिल्कुल बरहना था और उसका मुंह खुला हुआ था। उसकी आंखें भी खुली हुई थी। मेरे दिल पर खौफ की गिरफ्त और ज्यादा मजबूत हो गई। मीना, मैंने कहा, पानी में किसी की लाश पड़ी है। पड़ी रहने दो, मीना ने बेपरवाही से कहा। कोई डूब मरा होगा, लेकिन देखे तो सही कि ये कौन है। इंसान है, मीना ने यूं कहा जैसे उसे किसी इंसान के डूब मरने का जरा भी गम ना हो। क्या इंसान मरा नहीं करते? आओ चलें, मैं तुम्हें अपने घर लिए जा रही हूं। मैं पानी की तरफ देखता उसके साथ आगे को चल पड़ा। कुछ दूर तक हम नदी के साथ साथ चलते रहे। मैंने एक बार फिर उधर देखा जिधर पानी में लाश पड़ी थी, लेकिन मेरी नज़रों के आगे बड़ी ऊंची घास और दरख्त आ गए। वहीं से मीना मुझे दूसरी तरफ ले गई। दरख्त ज़्यादा घने होते जा रहे थे और ज़मीन नीचे को जा रही थी। नीचे जाते जाते
हम एक वसीह नशीब में पहुंच गए जिसके दोनों तरफ ऊंची चट्टानें थीं। ऐसे लगता था जैसे दुनिया से हमारा ताल्लुक टूट गया हो। कोई आबादी नहीं थी और कोई इंसान नजर नहीं आता था। अचानक बड़ी बुलंद फड़फड़ाहट की आवाज उठी और उसके साथ ही चीखें सुनाई दी। मैंने डर कर ऊपर देखा। दरख्त जो बड़े ही घने थे और बहुत फैले हुए थे, उन पर बेशुमार गिद्धें बैठी चीख रही थीं। कुछ आपस में लड़ रही थी। उनके फैले और तेजी से हिलते हुए पर झक्कड़ के थपेड़ों जैसी आवाजें पैदा कर रहे थे। उनकी सफेद गर्दनों पर खून की लाली थी, जिससे यह पता चलता था कि ये किसी मुर्दार को खाकर आई हैं। मीना, मैंने पूछा, आज तुम मुझे कहाँ ले आई हो? इधर क्यों नहीं चलती जिधर हम कई बार गए हैं? वो जगह ज्यादा खूबसूरत है ना, मीना ने कहा। मैं जानती हूँ तुम डर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बड़ी खूबसूरत जगह ले जा रही हूँ। एक बात बताओ मीना, मैंने पूछा। मैंने सुना है कि ये गिद्धें रात को चुड़ैलें बन जाती हैं, क्या ये सही है? मीना हंस पड़ी। क्या तुम अपनी दुनिया से भी वाकिफ नहीं? उसने कहा। गिद्धें परिंदे हैं, ये चुड़ैलें नहीं बना करती। अलबत्ता बाद इंसान गिद्धे बन जाते हैं और बाद औरतें चुड़ैलों के रूप में आ जाती हैं। मैं चुप रहा। उसके आगे बोलने या उस पर कोई शक करने की मुझ में जुर्रत नहीं थी। शायद मैं एक कमज़ोर इंसान था, लेकिन मीना मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी बन गई थी। मैं उसके कब्ज़े में था। मैं खामोशी से उसके साथ साथ चलता गया। अब हम दरख्तों और पत्थरों में से रास्ता बनाकर चल रहे थे। कुछ और आगे गए तो वो बाएं तरफ मुड़ गई। उधर बड़े खूबसूरत पौधे थे। मुझे यह कहकर मेरे पीछे आओ, वो पौधों को हाथों से हटाकर उनमें से गुजरने लगी। मैं उसके पीछे पीछे चलता गया। पौधों से गुजरकर मैंने सामने देखा तो ऐसे लगा जैसे सुरमई रंग की उस चट्टान ने, जिसने हमारा रास्ता रोक रखा था, मुंह खोल दिया हो। ये गार का दहाना था। ऐसे लगता था जैसे ये कारीगरों ने चट्टान को तराश कर बनाया हो। मैंने सुना था कि कदीम जमाने में हिंदुओं ने चट्टानों को अंदर अंदर से तराश कर इस तरह मंदिर बनाए थे जिस तरह जमीन के ऊपर मंदिर नजर आते हैं। मीना चट्टान के उस गोल दरवाजे में दाखिल हो गई और मैं भी उसके पीछे चला गया। मैं उसे कदीम दौर का मंदिर समझ रहा था, लेकिन वो मंदिर नहीं था और वो कुदरती गार भी नहीं था, बाकायदा कमरा था जिसकी दीवारें और छत कमरे जैसी थीं। मैं उन दीवारों और छत को देख रहा था कि मुझे दौड़ते कदमों की हल्की हल्की धमक सुनाई दी। मैंने चौंक कर देखा। मुझे एक औरत की पीठ नजर आई जो बड़ी तेजी से चलती दूसरे कमरे में दाखिल हो रही थी। कुछ ऐसे याद आता है कि वो 2-3 बच्चे भी दौड़ते हुए उस गार के किसी और हिस्से में चले गए थे। मीना, मैंने पूछा, ये कौन है? मेरे खानदान के लोग हैं, मीना ने जवाब दिया। तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। खानदान ना कहो, मैंने कहा, कबीला कहो। सुना है खाना बदोशों के कबीले होते हैं। क्या मैं तुम्हें खाना बदोश लगती हूं? मीना ने हंसते हुए पूछा। अगर मैं किसी खाना बदोश कबीले ही की लड़की हूं तो तुम मेरे साथ क्या सलूक करोगे? खाना बदोशों को तो तुम शहरी लोग जाहल और जंगली कहा करते हो ना। सच पूछती हो मीना? मैंने रुक कर कहा। शायद 2 साल गुजर गए हैं, मैंने तुमसे नहीं पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आती हो और कहाँ चली जाती हो। तुम जो कुछ भी हो, मैं भी वही कुछ बनता जा रहा हूँ, वही कुछ बन चुका हूँ। 2 साल हो गए हैं, मीना ने कहा, और तुम अभी तक नहीं जान सके कि मैं कौन हूँ। तुम में यही एक खराबी है कि तुम बच्चा बने रहते हो। मुझे तुम्हारी इस खराबी से भी प्यार है।
پیار کا پیاسا تو میں بھی تھا، یہی پیاس مجھے اس کے ساتھ لے آئی تھی، مگر اس روز وہ مجھے ایسی جگہ لے گئی تھی جہاں پیار تو کم نہیں ہوا لیکن خوف زیادہ ہو گیا تھا۔ دل پر خوف اور ذہن میں شکوک ابھرنے لگے۔ وہ غار یا چٹان کے اندر بنایا ہوا کمرہ ایسا ڈراؤنا تو نہیں تھا، کسی زمانے میں انسانوں نے ہی بنایا ہوگا۔ اس میں تاریکی بھی نہیں تھی، بدبو بھی نہیں تھی، لیکن یہ جو کچھ تھا پر اسرار تھا۔ مینا، میں نے رک کر کہا، میں آگے نہیں جاؤں گا، وہیں چلو جہاں ہم پہلے جایا کرتے تھے، نہیں تو مجھے گھر جانے دو۔ جاؤ، اس نے مسکراتے ہوئے دھیمی سی آواز میں کہا۔ راستہ تو تمہیں معلوم ہے، جاؤ۔ اور اس کے انداز اور اس کے لہجے میں طنز سی تھی، پیاری سی طنز۔